नमस्ते। लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र इस समय तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, तमाम सारी ऐसी खबरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इन खबरों के पीछे का जो सच होता है, इन खबरों की जो वजहें होती हैं, इन खबरों का जो असर होता है, उनको समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है, जितना इन खबरों को जानना और समझना। कई बार ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं जो खबर के रूप में बहुत बड़ी दिखती हैं, लेकिन हमारे और आपके जीवन से जुड़ा जो उसका असर होता है वो शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। इस तरीके से कई सारे मामले इस समय आ रहे हैं और चूँकि ये मामले इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब हम इस देश के सबसे बड़े महापर्व की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। चंद दिनों की दूरी पर हम हैं जहाँ पर लोकतंत्र के का जो त्योहार है, यानी चुनाव, देश में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और हमारा और आपका जो सबसे बड़ा अधिकार संवैधानिक रूप से हमें मिला हुआ है, उसका हम उपयोग करने वाले हैं। हम उसका उपयोग कितनी सावधानी पूर्वक करें, क्यों करें? कुछ इस तरीके के सवालों पर आज हम उसके जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। आज हम उस पर समझेंगे, अपने लिए और हमारे लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण है, आपके लिए और हमसे जुड़ी हुई चीज़ों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों से जुड़ी हुई चीज़ों का, हमारे आने वाले भविष्य से जुड़े हुए। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे साथ अखिल स्वामी सर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इस समय देश में सर कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ जो बहुत लंबे समय से एक मुद्दा एक सियासी दल के द्वारा लेकर के चला जा रहा है, उस मुद्दे को भी परवान चढ़ाया जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो है वो सामाजिक न्याय की बात लगातार हो रही है। तीसरे इसके साथ-साथ इस देश में जो हमारा वोटिंग का अधिकार है, जो हमारा राइट है वोट देने का, उस सिस्टम को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि ईवीएम का विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया पर जम करके सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने भी चुनौती बनती जा रही है। सर मैं समझना ये चाहता हूँ कि ये जो ईवीएम को लेकर के इस तरीके की बात कही जा रही है, जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कितना जायज़ है ये सवाल आज की तारीख में ईवीएम को लेकर के जब हम लोकसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं? देखिए रामप्रकाश जी, ईवीएम से ज्यादा मैं एक रहस्योद्घाटन कर देता हूं। मैं उसका बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता देता हूं कि 14, 15 और 16 जनवरी को दो ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी घटने वाली हैं। जो न्याय यात्रा है उसको मैं छोटी घटना मान रहा हूं। दो ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो देश के राजनीतिक पटल को चेंज कर देंगी। और उसके बाद ये जो ईवीएम का प्रश्न है, ये प्रश्न तो देखिए आज के जनमानस के सबके दिमाग में है। अब ये सच है कि झूठ है, गड़बड़ है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। मैंने ईवीएम में जाकर उसकी कोई टेक्निकल चेकिंग नहीं की है, लेकिन अगर लोकतंत्र के नजरिए से देखा जाए तो आज जो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं वो भी, अगर आप पर्सनल वे में उनसे बात कीजिए, व्यक्तिगत रूप में बात कीजिए, तो वो भी ये मानते हैं कि ये जो हुआ है ये आश्चर्यचकित करने वाला है। ये बीजेपी वाले भी मानते हैं, ये अपोजिशन वाले ही केवल नहीं मानते, ये बीजेपी वाले भी मानते हैं। तो क्या ऐसा लोकतंत्र में अगर जनता के दिमाग में ये प्रश्न आ गया है और बहुत तेजी से आ गया है, तो जो मांग की जा रही है कि जो या तो आप बैलेट पेपर से करा लीजिए या जो वीवीपैट से आए उसकी गणना करा लीजिए। और जैसे लोगों ने बताया और आप देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऐसी भी ईवीएम है जिसमें जब वोट डालते हैं, आपने डाला केले पे तो केले पे पड़ता है, और दूसरी बार जब आप सेब में डालते हैं तो भी वो केले पे पड़ता है। तो अगर इस प्रकार के संशय देश के लोकतंत्र के लिए क्या उचित हैं, तो क्या देखिए, अगर ऐसा होता कि ईवीएम से चुनाव हुआ और उसी दिन घोषित हो गया, वो भी नहीं होता। आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुए 20 दिन पहले फिर वो ईवीएम रख दी गई कहीं और 1 महीने के बाद उसकी काउंटिंग हुई। तो अगर 1 महीने बाद काउंटिंग होती है और अगर सभी विपक्षी दल, बीजेपी को छोड़ के सारे दल ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए या वीवीपैट की गणना करवा लीजिए, तो उसमें परेशानी क्या है? अगर लोगों के दिमाग में संशय है तो उसको दूर करने में परेशानी क्या है?
अच्छा, अब जैसे बताया गया कि चीन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आरएसएस मुख्यालय में गया और उन्होंने मुलाकात की, तो क्या कोई ऐसी तकनीक पे डिस्कशन हुआ है? क्योंकि देखिए, मैं तो ये मानता हूं, देखिए जो मुझे कहा जाता है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम लोगों को पाकिस्तान से और चीन से परहेज करना चाहिए, और मैं करता हूं क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं, मैं तो चीनी झालर नहीं खरीदता। तो ये चीनी लोग जो है आरएसएस मुख्यालय में क्यों गए हैं? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है? क्या ये कुछ लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं चीन से कि तानाशाही और एक तंत्र कैसे स्थापित होता है? क्या इसीलिए चीन से देश के अंदर आयात बढ़ता चला जा रहा है? अच्छा, एक आज शंकराचार्य महोदय ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया और बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। उन्होंने कहा जब तक कांग्रेस का चुनाव जिन बैलों की जोड़ी थी और गाय और बछड़ा था, कांग्रेस जीतती रही। हमारे देश में जो सनातन का आधार है वो गौ माता है, और आज के तारीख में हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। तो शंकराचार्य ने कहा मैं ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहता हूं और करूंगा, क्योंकि अगर बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और ये बीफ के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ज्यादातर अपने को सनातनी कहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से धर्म का और राजनीति का जो घालमेल है, न तो ये शंकराचार्य महोदय को समझ में आ रहा है और न मेरे जैसे सनातनियों को समझ में आ रहा है। तो ये जो देश के हित में नहीं है, जब अमेरिका, यूरोप, सारे जापान, सारे देश जो हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, तो हमारे देश में ही क्यों केवल ईवीएम से चुनाव होता है? कहीं कुछ अगर है संशय जनता के दिमाग में, तो मेरे ख्याल से अगर इसको नहीं बदलने का प्रयास हो रहा है, इसका माने प्रश्न चिन्ह तो बहुत बड़ा है। जी। सर, इस समय अब एक बात तो हो गई हमारे हथियार की, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, अब उसका कितना सही इस्तेमाल हो रहा है अभी, इस पर जो संशय उठ रहा है, निश्चित तौर पर उसका समाधान बहुत ज़रूरी है। चाहे उसके पीछे जितने भी सफाई चुनाव आयोग दे दे, लेकिन ज़रूरी है कि उसका समाधान हो। सर, कुछ और चीज़ें हैं और अलग-अलग कुछ 2-3 घटनाएँ हैं जिन पर मैं जल्दी-जल्दी आपसे बात कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है बात जब हो जाती है घटनाओं पर तो। एक मामला सर चल रहा है अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का, जिसको लेकर के कई सारी खबरें आ रही हैं। बार-बार ये दिखाया जा रहा है कि बस अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार हुए कि तब गिरफ्तार हुए। हेमंत सोरेन अब गिरफ्तार हुए कि तब गिरफ्तार हुए। झारखंड में बड़ा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। बिहार को भी उससे लपेटा जा रहा है कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से बात है, नीतीश कुमार को टारगेट करके बार-बार सत्ता परिवर्तन की बात करके, और वहाँ भी कुछ एक शायद बँटवारे की बात, जो जिस चीज़ की तरफ विश्लेषक इशारा करते हैं कि वो तो बस फूट डालने वाली बात है। तो इन सारी चीज़ों पर एक टिप्पणी मैं आपकी चाहूँगा। क्या हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी होना संभव है इस समय पर? ईडी गिरफ्तार करेगी? सियासी रूप से इनकी गिरफ्तारी कितना महत्वपूर्ण है? देखिए रामप्रकाश जी, मोदी जी के जमाने में असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, किसी राजनीतिक नेता से मेरे कोई संबंध नहीं। लेकिन अगर मैं अरविंद केजरीवाल का और हेमंत सोरेन का और लालू यादव का या किसी का भी सलाहकार होता, तो मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं वो एक फोटो शूट करा लें, कहीं से हथकड़ी का इंतजाम कर लें, और चाहे असली हथकड़ी हो या नकली हो, उसकी फोटो खिंचवा के उसके पोस्टर्स बनवा के रख लें, और जो जो गिरफ्तार हो जेल से चुनाव लड़े। और जैसे जॉर्ज फर्नांडिस का 1977 में पोस्टर सड़कों पे लगाए गए थे और फर्नांडिस साहब की वो हथकड़ी लगी हुई फोटो देखकर पूरा माहौल बदल गया था। देखिए, बीजेपी जो है वो सत्ता पक्ष या ईडी संशय में है, अरेस्ट करें या न करें। अरेस्ट करने से फायदा है या अरेस्ट न करने से फायदा है? भाई आप जानते हैं ईडी के जो नियम है, 3 सम्मन के बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। 3 सम्मन इशू हो चुके थे केजरीवाल को, चौथा सम्मन क्यों इशू कर दिया? अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को या हेमंत सोरेन को जहां आपने अरेस्ट किया, मुद्दा जो है वो राम मंदिर से हटकर और जो राममय बनाना चाहते हैं,
वो आदिवासीमय और हॉस्पिटल और स्कूल की स्थापना करने वाले मय हो जाएगा। आपका मेन फोकस ही देश का हट जाएगा। मेन फोकस फिर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर नहीं रहेगा। फोकस जो है वो हेमंत सोरेन और आदिवासी अस्मिता पे जहां प्रश्न उठा, तो आदिवासी तो देखिए हिंदुस्तान में हर प्रदेश के अंदर, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं एक स्टेट शायद ऐसा ना हो जहां आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या ना हो। तो एक आदिवासी नेता को इस प्रकार से गिरफ्तार करना, और दिल्ली के अंदर जहां 7 की 7 सीटें मिली थी, बीजेपी संशय में है कि अगर अरेस्ट कर लिया तो ऐसा ना हो कि 5-7% वोट और कम हो जाए, क्योंकि बीजेपी में इस समय वोट एडिशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वोट डिलीशन हो की बहुत चांस है। इसलिए वो अरेस्ट करने से पहले सोच रहे हैं कि करें या ना करें। मुझे ऐसा लगता है अरेस्ट नहीं करेंगे। जी। यानी ये माना जाए सर कि क्या 22 जनवरी को जब इनका इवेंट बड़ा जो होना है वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी संभव है, गिरफ्तार हो सकते हैं ये, उसकी संभावनाएं नहीं, हैं? मेरे ख्याल से देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा, अगर अरेस्ट करेंगे तो उसका रिएक्ट फिर जो राममय माहौल बनाएंगे, वो पूरे डिबेट जो है वो अरविंद केजरीवाल पे और हेमंत सोरेन पे चालू हो जाएगी। अभी ये चाहते हैं इलेक्शन तक जितना गोदी मीडिया है, और आप लोग भी जाने अनजाने उसमें फंस जाते हैं, फिर आप लोग भी वही डिबेट करने लगते हैं जो बीजेपी चाहती है, लेकिन वो असल में नैरेटिव चेंज नहीं करना चाहेंगे इलेक्शन तक। वो चाहेंगे कि सारे टेलीविजन में, अखबारों में केवल अयोध्या के मंदिर का ही डिस्कशन हो। ये अरेस्ट का करके तो वो अपने को डाइवर्ट कर देंगे लोगों की अटेंशन को, जो उनके हित में नहीं है, और इनको जी। सिंपैथी मिल जाएगी। इनके पोस्टर्स अखबारों में, और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को आप जानते ही हैं, और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा समर्थक हैं, दिल्ली के, पंजाब के, तो क्लीन स्वीप हो जाएगी अपोजिशन के लिए। इसलिए अरेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज और देखी जा रही है सर, जो हम एजेंसीज की बात कर रहे हैं, जिन राज्यों में जो माहौल बनाया जा रहा है राम जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, जिन राज्यों में माहौल कम बनता हुआ देखा जा रहा है या वहां पर पॉजिटिविटी जो बहुत अच्छी नहीं देखी जा रही, बहुत सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वहां पर इन दिनों ईडी की सक्रियता एकदम से बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो ये जो ईडी की छापेमारियां शुरू हुई हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ जहां पे माहौल नहीं है वहां आप ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी की छापेमारी हो रही है, जहां माहौल है वहां सब चंगा है? तो ये जो डिफरेंस है, इसको लोग भी उस नजरिए से देख रहे होंगे, लोग उस नजरिए से समझेंगे इसको? देखिए, असली मुद्दा ये है, ये तो देखिए जो ईडी द्वारा अरेस्ट होगा आज इलेक्शन के 2-3 महीने पहले, ये मैसेजिंग हो चुकी है। ये बीजेपी के समर्थक भी मानते हैं कि भाई देखिए, अजीत पवार को कुछ नहीं होगा, छगन भुजबल को कुछ नहीं होगा, शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं होगा, हेमंतो विश्व शर्मा को कुछ नहीं होगा। ये वो लोग भी जानते हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आज की तारीख में ये कोई मानने को तैयार नहीं है। अब जैसे सौरभ भारद्वाज का आपने इंटरव्यू सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, दवाइयों के बारे में व्हाट्सएप से ज्ञान फैलाया जा रहा है कि स्पूरियस मेडिसिन थी, नकली दवाइयां थी। जो दवाइयां हैं वो उन्हीं रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा हैं, टेस्ट में पाया गया, जो न केवल दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में दी गई हैं, और रेप्यूटेड कंपनीज हैं। वो छोटी मोटी नकली दवाइयां नहीं है। उसमें जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है, ये हैं एक प्रकार के नॉट, मतलब जो उनकी गुणवत्ता है, वेट में कम नहीं है, कंपोनेंट्स में कोई अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज होनी चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं है। और यही दवाइयां पूरे हिंदुस्तान में बटी हैं और बड़ी कंपनियों ने बनाई हैं। अगर मान लीजिए वो स्पूरियस दवा है, मान लीजिए वो नकली दवा है, तो ईडी की कार्रवाई इन पे करने के बजाय जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो दवा बनाई है उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो एक ये असल में मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप से ज्ञान बांटिए, लोग कहें एग्जाम वो मोहल्ला क्लिनिक में ये हो गया, नकली दवाइयां। अरे नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी अगर कह रही है कि हाँ हमने ये बनाई है, और इसमें जो एक वो होता है, मानदंड होता है, उसमें अगर 19-20 का अंतर हो गया तो एक प्रकार ये पूरे हिंदुस्तान में बटी हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी गई हैं जहां बीजेपी का शासन है, मध्य प्रदेश में भी गई हैं, राजस्थान में भी, हर जगह गई हैं।
लेकिन दिल्ली को आइसोलेट करके और उन फैक्ट्री वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी। सर एक चीज और, अब हम जरा राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर लें। सर न्याय यात्रा की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे देश में तमाम सारी चीजों में हलचलें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि एक उसका उदाहरण ईडी के, फिर जुड़ेगा वहां पर ईडी का नाम, कि ईडी की कार्रवाइयां, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जैसे जो गठबंधन में शामिल दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। वैभव गहलोत के यहाँ छापा पड़ जाता है। इन लोगों के साथ जो हो रहा है वो दिख ही रहे हैं आप। इसके अलावा राहुल गांधी को भी टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश के एक जिले में मानहानि का मुकदमा चल रहा था, उसमें आज तारीख थी, तो अब वो 18 तारीख को उनकी पेशी की तारीख रखी गई है, जब वो उनको स्वयं पेश होना है। जबकि भाई उनकी यात्रा की घोषणा हो चुकी है, वो 14 तारीख से यात्रा पे निकल रहे हैं और उस दौरान वो 18 तारीख आती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सियासी रूप से कितनी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारत न्याय यात्रा का जो इफेक्ट है उसको कैसे देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उसको कैसे देखा जाए, और कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के लिए भी कैसे देखा जाए। नहीं, तीन देखिए परसेप्शन मुद्दा सर, ये एक है जनता कि के लिहाज से, एक जनता के लिहाज से, एक इंडिया गठबंधन के लिहाज से, और एक भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। देखिए असली मुद्दा ये है, अगर आप किसी को मानहानि कहते हैं तो मानहानि के तो इतने भयंकर भयंकर मामले सामने आए हैं जिसमें खुलेआम धमकियां दी गई हैं, धर्म संसदों में गला काटने की बात की गई है और लोगों को अपमानजनक टिप्पणियां खुलेआम की गई हैं। तो देखिए जनता के विवेक पे डिपेंड करता है, और राहुल गांधी के कोर्ट में बॉल नहीं है, बॉल जो है वो सत्ता पक्ष के कोर्ट में है। अरेस्ट कर लीजिए, आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। सवाल यह है उसका राजनीतिक लाभ होगा क्या? जो असली मुद्दा आप बनाना चाहते हैं वो है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। सारा मुद्दा राहुल गांधी की तरफ चला जाएगा, सारी अटेंशन राहुल गांधी की तरफ चली जाएगी। आप क्या कर सकते हैं बताइए, करेंगे क्या? मान लीजिए वो पेश होते हैं, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी निर्णय लेंगे तो वही गुजरात केस का मामला हो जाएगा। तो इसका माने हाजिर एक और डेट देंगे, नहीं तो बेल देंगे, नहीं तो अरेस्ट कर लेंगे। जो भी करेंगे उसमें नुकसान है। जी। अच्छा, और अरेस्ट सर एक करेंगे, चीज, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, राहुल गांधी हो गए, भाई ठीक है, आप नहीं चाहते देश में न्याय मिले लोगों को, न्याय यात्रा निकले, लोग अपने अधिकारों की बात करें और चीन ने जो शिक्षा दी है उसका पालन हो, एक तंत्री, एक पार्टी की सरकार हो, ठीक है। अगर देश की जनता ये स्वीकार करेगी, हम भी देश की जनता का सम्मान करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं देश में लोकतंत्र रहे, भारत माता की जो पुरानी एक अपनी प्रतिष्ठा है वो रहे, विश्व में भारत एक मजबूत लोकतंत्र की तरह जिंदा रहे। तो अगर कोर्ट उन्हें बेल देता है, नहीं देता है, अगली डेट देता है, ये कोर्ट को डिसाइड करना है। और उसके बाद अगर अरेस्ट करता है या बरी करता है वो देखने की बात है। लेकिन जनता को ये बात समझ में आ रही है कि राहुल गांधी को और महुआ मोइत्रा को और बाकी लोगों को जिस प्रकार परेशान किया गया, और रमेश बिधूड़ी जो खुलेआम एक समुदाय के प्रति बात करते हैं, उनको छोटी, और 150 आदमियों को आपने पार्लियामेंट से हटा दिया केवल प्लेकार्ड दिखाने के लिए, और जिस प्रकार की घटना सत्ता पक्ष करता है कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अब इसके बाद तो देखिए देश की जनता के ऊपर तो कोई है नहीं, जनार्दन तो जनता है। अब जनता क्या पसंद करती है, लोकतंत्र पसंद करती है, नहीं पसंद करती, जो बहुमत चाहेगा वो होगा। जी। सर चलते चलते एक सवाल रणनीति वाला, भारतीय जनता पार्टी की ने अभी जो विधानसभा चुनाव में रणनीति अपनाई थी कि अपने तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारने का काम किया था। जैसा आप भी अक्सर ये बात कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके जो भी बड़े और प्रमुख नेता हैं उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए, सारे लोगों को, कोई भी इससे दूर ना हो चुनाव से लड़ने से। वैसे ही बड़े फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि जो भी उनके बड़े चेहरे हैं, वो मंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, इन सबको एक बार फिर वो उतारने की रणनीति बना रही है और सब लगातार इस पर खबरें आ रही हैं। तो क्या जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ये इफेक्टिव हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी उस इफेक्टिव होगा, माहौल बना पाएंगे ये नेता? देखिए इंडिया अलायंस के लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये आखिरी लड़ाई है। जीते तो जीते, हारे तो खत्म हो गए। तो चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे साहब हो, जो भी हो,
जो प्रभाव रखता है 2-3 चुनाव क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में डट जाएं। विधानसभा के तो चुनाव और विधानसभा की सरकारें तो भंग होने से तब बचेंगी जब लोकसभा में आप जीतेंगे। अगर आप लोकसभा में हार गए, सारी सरकारें बर्खास्त हो जाएंगी। वेस्ट बंगाल में उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। अपने ही लोगों से ईडी पे आक्रमण करवा के और टीएमसी को बदनाम करके उनकी सरकार को बर्खास्त करने का कार्यक्रम बन चुका है। लेकिन कितनी सर देर उसमें लगती तो है? अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान दे दिया है कि जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और इस तरीके से, तो ये तो फिर वही फूट वाली स्थिति जो वो चाह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए अधीर रंजन चौधरी का तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं, और ये भी कांग्रेस का समझ में नहीं आता कि अधीर रंजन चौधरी को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। जी। भाई ये नहीं हो सकता कि राज्य के स्तर पे आपकी रणनीति अलग हो और केंद्र के स्तर पे अलग हो। कल ही अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही थी कि जो है बयानबाजी को कंट्रोल करने की बात कल ही हुई थी, लेकिन आज नहीं, अधीर ये रंजन चौधरी अधीर का ये रंजन, अजीब देखिए सा मैं बयान कोई आता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं, न मेरे को कांग्रेस से कोई लेना देना है। बिल्कुल मैं तो एक बिल्कुल विश्लेषक बिल्कुल हूं। मेरे बिल्कुल। हिसाब से अधीर रंजन चौधरी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और यह अनुचित है, और ही शुड बी कंट्रोल्ड। जी असली जी। मुद्दा यह है कि सबको मिलजुल के अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अधीर रंजन चौधरी जीत भी जाएंगे तो कब जीप पलट जाए और कब कुछ और हो जाए, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ज्यादा अपनी तीरंदाजी कोई नेता अपोजिशन का, इंडिया अलायंस का न दिखाए, मिलजुल के लड़े। क्योंकि हम लोग जैसे जो भारत माता के भक्त लोग हैं, जो गांधी के समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र जीते, गांधी जीते। तो उसके लिए इस तरह की अगर स्टेटमेंट देंगे, मैं उसको पसंद नहीं करूंगा। जी। अब ये हम भारत के लोग वाली भावना से लड़ा जाए ये चुनाव तो शायद बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।